हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक डेटा, बैच रिएक्टर डेटा स्टार्ट किया था, उसके बारे में पढ़ना। और हमने देखा था कि डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन के मेथड्स के बारे में जस्ट उनके नेम्स पढ़े थे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस था, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस था, इनिशियल रेट मेथड था, पोस्ट-वॉल मेथड था और एक हाफ लाइफ मेथड था। तो आज हम लोग एक प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग कह रहे हैं कि इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस है। तो ये मेथड ऑफ एनालिसिस क्या था? जो रिएक्टर डेटा हम लोग, जो काइनेटिक डेटा हम लोग के पास थे, जो डेटा हमने जनरेट किया था रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से, अब उनसे हम लोग को रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो उसमें जो इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम क्या होता है कि अज्यूम करते हैं या गेस करते हैं रेट इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है, स्टेप 1, कि क्या करते हैं हम लोग, अज्यूम करते हैं, अज्यूम और गेस रेट इक्वेशन, क्योंकि रेट इक्वेशन डेवलप ही करना होता है हम लोग को। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स करते हैं, हम लोग गेस करते हैं, अज्यूम और गेस रेट इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है। हम लोग ये जो पूरी स्टडी कर रहे हैं फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग किस तरह गेस करते हैं, माइनस, मान लीजिए रिएक्टेंट ए है तो आर ए इज इक्वल टू क्या होगा अपना, माइनस डी सी ए ओवर डी टी। ये तो रेट एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर के टर्म्स आते नहीं। ऑर्डर के टर्म्स तो जो दूसरे फॉर्म होता है, के जो है, के आता है एक, और एक कंसंट्रेशन का टर्म आता है। तो कंसंट्रेशन का जो टर्म होता है एफ सी, इसको बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो एफ सी होगा, यहाँ पे तो हमने एक जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन जो मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, हमें ऑर्डर तो नहीं मालूम, लेकिन कोई रिएक्शन हो रही है ए से, एक मान लीजिए प्रोडक्ट आर फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग जो है ना एक कोई भी ऑर्डर एज्यूम कर लेंगे अपने आप। अगर फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे तो इसके लिए रिएक्शन जो ऊपर वाली है आपकी क्या हो जाएगी, माइनस आर ए इज इक्वल टू ये डी माइनस डी सी और डी टी रहेगा के सी ए की पावर 1। अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अज्यूम किया है, जो फर्स्ट स्टेप में हम लोग कर रहे हैं, कि हम लोग डेटा हमारे पास है, स्टार्टिंग पॉइंट डेटा है, लेकिन हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे कि ऑर्डर जो है रिएक्शन का हम लोग खुद अज्यूम कर लेंगे, गेस कर लेंगे। वो डेटा देखने से थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, लेकिन वो हमेशा ज़रूरी नहीं कि डेटा देख के आप गेस कर पाओ, जस्ट आपको गेस करना पड़ेगा। ये मेथड जो है हिट एंड ट्रायल मेथड का है, कि आप एक ऑर्डर अज्यूम करोगे, उसके बाद आप फर्दर जो है वर्क करोगे उसमें। अगर हो सकता है लास्ट में जो आपका डेटा है और जो आपने ऑर्डर माना है वो फिट बैठेगा। अब अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी मान सकते हैं, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मानना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे तो सी ए स्क्वायर होगा। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने अज्यूम की है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो रही है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा अजम्पशन है, हमारा गेस है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जनरल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको कैसे टैकल करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने अज्यूम कर लिया रेट इक्वेशन अज्यूम करने में हमने ऑर्डर अज्यूम कर लिया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप 1 था, स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 अपना जो होगा, रीअरेंज द इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग, रीअरेंज करेंगे जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, रीअरेंज द इक्वेशन। रीअरेंज किस फॉर्म में करेंगे कि वहाँ पे जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं वो कंसंट्रेशन के टर्म में रहें, और जो दूसरे टर्म्स हैं वो एक साथ रखेंगे। तो रीअरेंज द इक्वेशन टू गेट इन द फॉलोइंग फॉर्म, टू गेट इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस फॉर्म में हम लोग को चाहिए होगा,
जो कंसंट्रेशन के टर्म है, जैसे ये पूरा कंसंट्रेशन का टर्म है, जैसे ये टर्म होता है CA या CA स्क्वायर, FC की जगह यही है, या CA होगा या CA स्क्वायर होगा, जो भी ऑर्डर हमने अज्यूम कर रखा होगा, तो उसको हम लोग को कंसंट्रेशन के साथ लाना है, और टाइम का जो टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो माइनस DCA ओवर क्या है, FC का पूरा टर्म। यहाँ FC क्या हो सकता है, CA स्क्वायर हो सकता है, CA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमने अज्यूम कर रखा होगा उसी के हिसाब से होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, K आपका यहाँ रह गया, और आपका क्या है, dt है। तो ये रीअरेंजमेंट था। पहले स्टेप में हमने अज्यूम किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट फॉर्म क्या होगी बेसिकली। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि हमने अज्यूम किया कि रेट इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें जो हम लोग CA के टर्म में लाएंगे, वहाँ पे सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म्स लाएंगे, जो कंसंट्रेशन के टर्म होंगे, और कोई टर्म्स नहीं लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप जो होगा अपना, मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रल मेथड है तो इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस DCA ओवर FC इज इक्वल टू K dt। यहाँ रीअरेंजमेंट करने के बाद हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन बेसिकली दो टाइप से होते हैं, या तो आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के लिए निकालिए तो वहाँ पे हमें लिमिट लगानी पड़ती है, या तो फिर आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग को लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या है कि कंसंट्रेशन और टाइम का डेटा है बेसिकली हमारे पास। तो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है एट t इक्वल टू 0 पे, तो हम लोग कहते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, CA नॉट होगी। और कुछ आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर रिएक्शन कराने के बाद, जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे होंगे t इक्वल टू t पे, तो कंसंट्रेशन जो होगी CA इक्वल टू CA होगी। CA इक्वल टू यहाँ पे कहिए कि CA नॉट है, यहाँ पे CA इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी क्या थी, CA नॉट थी, और बाद में किसी टाइम पे CA जो है उसको CA के बराबर है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिमिट को पुट करेंगे इसमें। तो माइनस साइन यहाँ से बाहर आ गया मान लीजिए, तो यहाँ पे इनिशियल हमारी लिमिट कहाँ है, CA नॉट से CA तक। तो CA नॉट से CA DCA ओवर FC इज इक्वल टू क्या है आपका, 0 से कहाँ तक, T dt। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या करेंगे, फर्दर एक स्टेप और करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। टाइम का है, जैसे आप लोग इंटीग्रेशन जानते होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और लिमिट है 0 से x अगर पुट करेंगे तो x माइनस 0 बराबर x हो जाएगा। तो राइट साइड क्या होगा आपका, ये देखिए, राइट साइड आएगा KT, और लेफ़्ट साइड ये जब हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म रखेंगे, जैसे CA है, तो वहाँ पे भी जो लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे तो CA के टर्म में एक वैल्यू आएगी। तो पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा, जस्ट यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, CA के टर्म में एक्सप्रेशन नहीं है, तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये जो समझने के लिए है, CA DCA ओवर FC। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, मान लीजिए ये पूरा सॉल्व करेंगे तो y के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो गया, y हो गया आपका, ये क्या है, mx। इस फॉर्म में अपने पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी जब इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या है, ये एक फॉर्म आ गया, और अपने पास इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या था, हमारे पास डेटा था किसका, आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा जो था, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा हम लोग प्लॉट करेंगे। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन का टर्म होगा, यहाँ पे टाइम है, और हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि डिफरेंट टाइम पे, जैसे एक T1 पे, T2 पे, T3 पे डिफरेंट कंसंट्रेशन थी, CA1 थी, CA2 थी, CA3 थी, ये कंसंट्रेशन थी अपने पास।
तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन आया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो टाइम की वैल्यू जब पहले टाइम पे हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे तो उसको प्लॉट करेंगे। मान लीजिए ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या आएगा, ये वाली पूरी क्वांटिटी आएगी, तो ये वाली पूरी क्वांटिटी लिख देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे शो करने में हम इंटीग्रल फॉर्म में शो कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक एक्स क्या आएगा, ln x आएगा, ln CA आएगा, या CA बाई CA नॉट आएगा, कुछ आएगा, वो CA के टर्म में आएगा। CA नॉट से CA DCA ओवर FCA, CA का कोई। तो हम लोग जब टाइम डिफरेंट टाइम पे ये रखेंगे तो क्या हुआ कि ये एक कर्व देख रहे हैं ना, y इक्वल टू mx है, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर हम लोग को डिफरेंट टाइम पे जो वैल्यूज़ रखेंगे और प्लॉट करेंगे और हमारा कर्व इस तरह का कोई आता है, इस तरह का मतलब ये इस एक्सिस पे टाइम है, इस तरह का कोई कर्व आता है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप यहाँ से देखिए क्या होगा, स्लोप होगा आपका k होगा। आपका स्लोप क्या होगा, अगर हमारा जो डेटा हमने प्लॉट किया वो स्ट्रेट लाइन आया और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम लोगों ने जो भी ऑर्डर अज्यूम किया था, इसका मतलब जो भी ऑर्डर हमने अज्यूम किया था वो ऑर्डर सही था और वो डेटा जो है हमारे अजम्पशन को सही साबित कर रहा है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए यहाँ क्योंकि ऑर्डर हमने अज्यूम किया होगा ना, तो तभी एक्सप्रेशन आएगी। अगर हमारा अजम्पशन गलत होगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अज्यूम कर रखी है और डेटा जब हम प्लॉट कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए उस केस में अगर डेटा इस तरह का आ रहा है, एक यहाँ ऐसे डेटा आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो इससे नहीं कर सकते ना, तब वो इस तरह का डेटा आएगा। तो वो डेटा जो है अपना फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। जो अजम्पशन हमने माना है तो उसके अजम्पशन के हिसाब से जो ये कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा तभी हमारा अजम्पशन ठीक होगा। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, हमने जो भी ऑर्डर अज्यूम कर रखी थी वो गलत थी। फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम कर रखी तो अब दूसरा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर अज्यूम करेंगे या थर्ड ऑर्डर अज्यूम करेंगे, कोई भी ऑर्डर अज्यूम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, वही जो आप यहाँ तक लाने के बाद स्टेप थर्ड में जो है प्लॉट करते हैं कर्व, इसके बीच में वेरियस वैल्यूज़ ऑफ t पे एक पूरा CA की वैल्यूज़ निकालते हैं और उसके बाद प्लॉट करते हैं कर्व। अब जो फोर्थ स्टेप क्या है, ये थर्ड स्टेप में था कि प्लॉट करना था हम लोग को कर्व, तो स्टेप थर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लॉट करना था कर्व, जो हम लोगों का जो कर्व जो हम लोग की एक्सप्रेशन आई थी, कर्व फॉर एक्सप्रेशन। और डेटा हमें कहाँ से मिला था, डेटा हमें एक्सपेरिमेंट से मिला था। अब फिर जो फोर्थ स्टेप होगा, फाइनल स्टेप एनालिसिस का होगा, स्टेप थर्ड है, स्टेप फोर्थ जो स्टेप फाइनल अपना एनालिसिस का स्टेप है। अगर ये डेटा फिट होता है और हमारे स्ट्रेट लाइन अज्यूम ऑब्टेन होती है, इफ़ यू आर ऑब्टेनिंग स्ट्रेट लाइन, इफ़ the graph produces a straight line, the graph produces a straight line, then our assumption of क्या हमने अज्यूम किया था, रेट इक्वेशन इज करेक्ट। तो हमारा अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया था वो रेट इक्वेशन का वो सही था, तो इसका मतलब हमने रेट इक्वेशन डेवलप कर ली। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, जो दूसरा केस है जो पिंक वाली लाइन से शो कर रहा है, इसका मतलब वो डेटा फिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। तो फिर हम स्टेप 1 पे फिर से जाएंगे, फिर हम अज्यूम करेंगे दूसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर वही पूरा स्टेप उसको रीअरेंज करेंगे, एक इक्वेशन इस फॉर्म में ले आएंगे, वहाँ पे CA और टाइम के टर्म में एक इक्वेशन लाएंगे, वहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर देखेंगे कि इस बार क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है तो हमारा अजम्पशन ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो हमारा अजम्पशन गलत है। तो ये मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड है, आपको अज्यूम करोगे, हो सकता है आपका फर्स्ट
गेस में ही सही आ जाए, हो सकता है फर्स्ट गेस में सही ना आए, आपको कई एक्सपेरिमेंट करने पड़े। तो ये हुआ इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, पहले अज्यूम करिए, उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको। जो दूसरा मेथड है जो हमने पढ़ा था वो डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस था। तो दूसरे मेथड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस में भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, डेटा है। डेटा टी वर्सेस टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का हो सकता है, या टाइम वर्सेस प्रेशर का, या टाइम वर्सेस वॉल्यूम का, जो हम लोग के पास है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक बार जस्ट देख लेते हैं। हमारे पास डेटा है, मान लीजिए टी वर्सेस सी ए का है, ये ज़रूरी नहीं टी वर्सेस सी ए का, टी वर्सेस प्रेशर की भी हो सकता है। T1 पे CA1 है, T2 पे CA2 है, इसी तरह T3 पे CA3 है, डॉट डॉट डॉट। मान लीजिए TN टाइम पे आपने लिया तो CAN। इस तरह का डेटा स्टार्टिंग पॉइंट है डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा इसमें स्टेप 1 जो कहिए, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ये जो डेटा अपने पास है। स्टेप 1 में प्लॉट करेंगे ग्राफ किसका, CA वर्सेस टाइम के बीच, जो हम लोग के पास डेटा है। तो उसको ये मान लीजिए CA वर्सेस टाइम के बीच जो कर्व था उसको हमने प्लॉट किया। यहाँ पे y एक्सिस पे CA रखेंगे, x एक्सिस पे टाइम रखेंगे, अपने डेटा पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे। अब देखिए जस्ट थोड़ा सा रफ वो आइडिया ले लीजिए कि ग्राफ आएगा कैसे। CA क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगी इसकी, टाइम t बराबर 0 पे मान लीजिए कंसंट्रेशन कुछ थी, ये कंसंट्रेशन है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे क्या होगी, आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जैसे ये कुछ टाइम के बाद आपने देखा ये कंसंट्रेशन हुई, फिर देखा कुछ टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन हुई, फिर देखा आपने ये कंसंट्रेशन हुई, फिर देखा आपने ये कंसंट्रेशन हुई, फिर आपने देखा ये कंसंट्रेशन, फिर देखा ये कंसंट्रेशन। तो जो CA वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा, इस तरह के डिफरेंट आपको टाइम पे कंसंट्रेशन जो आपको ऑब्टेन हुई है उसको प्लॉट करेंगे। अब दूसरा इसी स्टेप का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपने डेटा पॉइंट्स यहाँ कर दिए। अब क्या करेंगे, केयरफुली ड्रॉ स्मूथ कर्व। जो हम लोग ये डेटा है उसको स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, केयरफुली ड्रॉ विच कर्व, स्मूथ कर्व। स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, एक स्मूथ कर्व रिप्रेजेंट करेंगे। स्मूथ कर्व, जो कर्व ऐसा होना चाहिए जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे, टू रिप्रेजेंट डेटा मतलब मैक्सिमम डेटा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब ये देखिए एक कर्व है ये वाला। अब इसको हम लोग प्लॉट करना अगर स्टार्ट करते हैं तो स्मूथ कर्व इस तरह का जैसे हुआ। अब इसमें ये वाला डेटा पॉइंट तो छूट गया, तो सारे डेटा पॉइंट हो सकता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया सारे डेटा पॉइंट इस आपका जो स्मूथ कर्व है उस पर नहीं मिल रहे हों, लेकिन एक आध दो डेटा पॉइंट से होते हैं ऊपर नीचे तो कोई इशू नहीं है उसमें। सारे डेटा कभी भी एक्सपेरिमेंट में कभी कभी इशूज़ हो जाते हैं, तो सारे डेटा पॉइंट आपको मतलब स्मूथ कर्व पे नहीं होंगे। तो हमारा पहला स्टेप था कि जो कंसंट्रेशन इंटीग्रल मेथड में हमने क्या किया था, वहाँ पे सीधे ही हमने ऑर्डर अज्यूम कर लिया था, मतलब रेट इक्वेशन अज्यूम कर ली थी। इसका मतलब हमने ऑर्डर मान लिया था, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर सीधे नहीं मानते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा था CA वर्सेस टाइम का, उसको हम पहले प्लॉट करते हैं। प्लॉट किया उसके बाद फिर स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं। स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं, ये जनरली स्केल से नहीं ड्रॉ करते हैं। जो स्मूथ कर्व आएगा उसको ड्रॉ करते हैं, वो ऐसा कर्व होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को इंक्लूड करे,
सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट्स को हमने इंक्लूड करके कर्व बना दिया, बाकी सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, इसका मतलब हमने डेटा सही से लिया नहीं था। अब जो थर्ड स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप होगा, स्टेप 2, अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्लोप निकालना पड़ेगा। इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम लोग को स्लोप निकालना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिटरमिन द स्लोप ऑफ दिस कर्व at selected concentration values। सबसे डिफ़िकल्ट पॉइंट पूरे प्रोसेस में यही है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, जो यहाँ से स्लोप निकालते हैं हम लोग, वो बहुत मुश्किल है एक्चुअली। इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, और जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम लोग जो है ना उस पर कर्व टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। तो इसमें गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलती होती है इसमें, क्योंकि एक्चुअली जैसे ये कर्व है तो किस पॉइंट पे मतलब प्रॉपर टेंजेंट पाना मुश्किल होता है। तो कई मेथड्स हैं इसके। तो एक वन ऑफ द मेथड है कि उसमें जैसे हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं। ग्लास यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये मिरर है आपका, तो मिरर है तो हम लोग ऐसे किसी पॉइंट पे रखते हैं, जैसे पॉइंट पे रखते हैं तो मिरर पे इमेज बनने लगती है। तो अगर हम लोग को वहाँ से ग्राफ कंटिन्यूअस दिखेगा, मतलब हमने यहाँ पे पॉइंट रखा और देखेंगे कि ग्राफ एकदम उसी लाइन पे बन रहा है, क्योंकि इसमें मिरर पे इमेज शो होगी, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस है क्या। अगर कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे हम लोग पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो फिर हमें वो पॉइंट्स मिल गए, तो फिर हम उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जस्ट ऐसे ही कोई सिलेक्टेड पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे इस पॉइंट पे हमने ड्रा किया टेंजेंट, ये इस वाले पॉइंट पे। इसी तरह दूसरे पॉइंट्स पे भी टेंजेंट, हम लोग को कई पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है स्लोप निकालने के लिए। जैसे एक पॉइंट ये हो गया, फिर इसी तरह 1-2 पॉइंट्स पे और टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, जो अपना इक्वेशन है। जैसे एक टेंजेंट इस पॉइंट पे हो गया, तो टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट हो गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए जैसे y = mx, अगर y और x का ग्राफ होता तो स्लोप कैसे निकलते थे, y2 - y1 / x2 - 1 x1। जैसे इस वाले पॉइंट्स के लिए देखिए, तो इस पॉइंट्स को यहाँ तक इंक्रीज, यहाँ तक बढ़ा दिया गया है, तो इसका स्लोप निकालना होगा तो क्या होगा, यहाँ y2 - y1 अपॉन क्या ये x2 - x1। तो अगर हम लोग इसको जैसे x1 x2 आप माने इसकी मर्जी, अगर x1 यहाँ पे मानेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये y1 हुआ, x2 इसको मानेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी y2 होगी। तो हम लोग स्लोप जो है ना ऐसे ही स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे। तो स्लोप क्या इसका आएगा, स्लोप जो आएगा आपका, स्लोप बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा dCA/dt। स्लोप हम लोग क्या जानते हैं, -dCA/dt। एक्चुअली स्लोप जो है ना नेगेटिव सबका आएगा, तो माइनस इसलिए बाहर लगा हुआ है कि स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। और स्लोप जो निकालेंगे वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। तो पहला स्टेप क्या था, एक बार समराइज कर देते हैं कि हम लोग पहले CA वर्सेस टाइम का कर्व बनाएंगे, उसके बाद डिफरेंट कंसंट्रेशन पे टेंजेंट ड्रॉ करके उस पर स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। तो हमने 5-6 कंसंट्रेशन जैसे ली, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हम लोग को स्लोप मिला, डिफरेंट मिलेगा। RA1 जैसे कंसंट्रेशन A1 पे स्लोप RA1 मिला, दूसरे पे RA2 मिला, तो स्लोप निकला एट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 पे हम लोग आएंगे। स्लोप निकालिए, सबसे मुश्किल काम इसमें जो है ना स्लोप ही निकालना है। तो स्टेप 3 जो होगा अपना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे रेट एक्सप्रेशन के लिए, विच वुड रिप्रेजेंट जो अपनी रेट का डेटा हमने निकाला है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, वो उसको फिट करे। तो थर्ड स्टेज क्या होगा, सर्च फॉर रेट एक्सप्रेशन
which would represent क्या, किस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, जो अपना माइनस आर है, ये जो रेट वर्सेस क्या है कंसंट्रेशन, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन डेटा का। तो इसके दो तरीके हैं, दो फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट जो मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये उसी तरह है पिछले प्रोसेस की तरह कि हम लोग अज्यूम कर लें एक रेट फॉर्म, कि मतलब हम एक ऑर्डर हम लोग अज्यूम कर लें। तो क्या यहाँ पहला मेथड क्या है कि पिक ए पर्टिकुलर रेट फॉर्म। तो अज्यूम या पिक, अज्यूम या क्या करिए, पिक या गेस, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहें। पिक ए पार्टिकुलर रेट फॉर्म, जैसे हमने पिछली बार अज्यूम किया था इंटीग्रल मेथड में। तो माइनस आर ए इज इक्वल टू क्या हुआ के, और यहाँ पे एफ सी आप जो है, यहाँ पे हम एफ सी लिख रहे हैं, लेकिन आप जो है ना सी ए टू द पावर 1 सी ए टू द पावर 1 या सी ए टू द पावर 2, जो भी आप ऑर्डर अज्यूम करना चाहें वो अज्यूम कर सकते हैं। ये जस्ट पिछले प्रोसेस की तरह, जो वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ स्टेप 3 में आके वो प्रोसेस करते हैं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रेट को अज्यूम करेंगे एक कंसंट्रेशन का, और उसके बाद क्या करेंगे, हमने यहाँ पे रेट निकाले हैं, डिफरेंट रेट, तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जो भी हम लोग, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 2 मानेंगे आप, जैसे ये रफ स्पेस है, जैसे हमने माना कि आर ए इज इक्वल टू क्या होगा के सी ए स्क्वायर, ये हमने माना, ऑर्डर अज्यूम किया हमने ऑर्डर 2, अज्यूम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग कर्व बनाएंगे। कर्व किसके बीच, रेट जो हम लोगों ने डिफरेंट कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट की, यहाँ से ऊपर से निकाला था, माइनस आर ए वर्सेस क्या होगा ये सी ए, ये कंसंट्रेशन। अब क्योंकि डिफरेंट कंसंट्रेशन हमें मालूम है किन किन कंसंट्रेशन पे हमने यहाँ पे स्लोप डिटरमिन किया था। तो जैसे मान लीजिए कि एक कंसंट्रेशन पे CA1 पे आपका आया RA1 आया, फिर दूसरा कंसंट्रेशन लिया तो RA2 आया, तीसरा कंसंट्रेशन लिया तो RA3 आया, फोर्थ कंसंट्रेशन लिया तो ये इस तरह के आपका डेटा अगर आता है, हमने अज्यूम किया है भाई यहाँ कंसंट्रेशन हम रखेंगे, RA हमें मालूम है, अगर आपने कंसंट्रेशन यहाँ रखा तो इस तरह का क्या हुआ कि हमारे पास एक ये मान लीजिए कर्व आ जाएगा। अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन आ गया, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने मानी है, और ये स्ट्रेट लाइन आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमने अज्यूम किया है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है। ये FCA का फॉर्म है। तो इसमें क्या करते हैं कि अज्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर फॉर्म अज्यूम करते हैं एक स्टेप में, और दूसरा स्टेज क्या होता है कि उसमें ऑर्डर ऑफ हम नहीं अज्यूम करते हैं, अगर उसमें एक जनरल ऑर्डर अज्यूम करते हैं। तो बी मेथड क्या होगा, उसमें हम लोग करेंगे nth ऑर्डर मान लेंगे कि ये मान लीजिए कि nth ऑर्डर, जनरल ऑर्डर है, कंसीडर nth ऑर्डर। तो आप अपना रेट उस वक्त क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस आर ए इज इक्वल टू आपका के सी ए टू द पावर n, हमने अज्यूम कर लिया था nth ऑर्डर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे, तो ln आर ए कहिए माइनस डी सी ए, बात एक ही बात है, ln माइनस आर ए इज इक्वल टू, इसी को क्या कह सकते हैं, ln माइनस डी सी ए ओवर डी टी। ये डी सी ए ओवर डी टी क्या था, स्लोप था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इज इक्वल टू क्या होगा, ln के प्लस n ln सी ए, ये है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे कर्व किसके बीच में, इसके ln सी ए वर्सेस ये वाला जो टर्म है, मतलब रेट एक्सप्रेशन हमें जो मालूम हुई है वहाँ से, क्योंकि रेट हमने वहाँ से स्लोप से निकाल लिया है। तो रेट दोनों इक्वेशन में हम लोग को, दोनों जो भी कंडीशन लगा रहे हैं, दोनों केसेस में रेट हम लोग को निकालना पड़ेगा स्लोप की हेल्प से। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे ln माइनस आर ए होगा, ln माइनस आर ए कह दीजिए, या ln माइनस डी सी ओवर डी टी, और ये क्या है कंसंट्रेशन आपको, या जिस कंसंट्रेशन पे हमने निकाला है। तो ये किस फॉर्म का बन रहा है, एक बार देखिए,
तो ये जैसे आपका y अगर ये है, y इज इक्वल टू क्या है, ये mx और प्लस c का फॉर्म का है, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो अगर अपना कर्व जो है इस फॉर्म का आता है, इस फॉर्म का अगर हमें स्ट्रेट लाइन का कर्व मिलता है, तो हमने जो ये मतलब यहाँ पे हमें अज्यूम नहीं किया हमने, तो हमारा जो होगा उस यहाँ से ये जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका ln k होगा, और जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो क्या होगा, अपना ऑर्डर होगा। तो यहाँ से हम लोग स्लोप से जो है ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। लेकिन ये इसमें इशू यही है कि सिर्फ एक कंपोनेंट आपका है, एक रिएक्टेंट है, तब इस तरह का फॉर्म हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो इस तरह का फॉर्म हम लोग अज्यूम नहीं कर पाएंगे। जैसे रिएक्शन में सिर्फ एक है तो KCA⁴ फिर N2 आ जाएगा ना, Cb⁴ तो वहाँ पे ये फॉर्म हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे हमें कोई अज्यूम करना पड़ेगा इसी तरह ऑर्डर। लेकिन अगर सिर्फ एक रिएक्टेंट है तो ये बेस्ट मेथड है कि इसमें हमने क्या किया, nth ऑर्डर अज्यूम कर ली, उसके बाद क्या किया कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम है डिफरेंट पॉइंट पे, तो ln ले लिया दोनों साइड का, तो -ln r इज इक्वल टू RA को हम क्या लिख सकते हैं, -dCO और dt लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इज इक्वल टू इधर क्या हुआ, ln k प्लस ln C⁴n होगा, n जो है पावर में होगा ln के, तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे n लिख दिया। अब ये क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म का हो गया, मतलब ये y है ये x है, तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ये क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, तो जो ये वाली वैल्यूज़ आई वो ln k के बराबर है, और जो स्लोप इस कर्व का आएगा वो स्लोप क्या होगा, ये ऑर्डर के बराबर होगा। तो हमें स्लोप मिल जाएगा, इसका मतलब हम लोग को ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये दोनों मेथड्स थे ये पता करने के कि हम लोग कैसे रेट एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे या रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो पहला इंटीग्रल मेथड था, उसमें हम लोग जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि ये रेट ऑफ ये ऑर्डर है, उसके बाद फिर हम डेटा को फिट करते हैं, इंटीग्रेट करके एक एक्सप्रेशन लाते हैं, फिर उसमें डेटा को फिट करते हैं। अगर डेटा स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन ठीक है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ठीक है। अगर नहीं है तो फिर दूसरे मेथड्स ट्राई करेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है, डिफरेंशियल मेथड में हम लोग पहले अज्यूम करते हैं, पहले हम लोग टी वर्सेस CA के बीच का कर्व बनाते हैं, उसके बाद कुछ कंसंट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये कंसंट्रेशन मान लीजिए 4 मोल्स है, यहाँ पे 6 मोल्स पर लीटर है, यहाँ 8 मोल्स पर लीटर है, डिफरेंट कंसंट्रेशन सेलेक्ट करते हैं और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और फिर यहाँ से स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, तो मतलब DCO और DT, और क्योंकि रिएक्टेंट के लिए करें तो -DCO और DT कर देते हैं। तो वहाँ से हम लोग को क्या हो जाता है, स्लोप मालूम हो जाता है। स्लोप मालूम होने के बाद फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, रेट एक्सप्रेशन जो है हम लोग को सर्च करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो दो मेथड है, एक हम लोग अज्यूम कर लेंगे, कोई फॉर्म अज्यूम कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको फिटिंग करेंगे। अगर फिटिंग में स्ट्रेट लाइन आ जाता है अपना तो बेस्ट है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा तो हमें मालूम हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन ठीक नहीं है। और दूसरा मेथड जो है, मान लेते हैं कि ये जो है nth ऑर्डर की रिएक्शन है, nth एक जनरल ऑर्डर है इसलिए उसे माना जा सकता है। फिर उसको ln लेके, मतलब दोनों साइड का ln लेके हम लोग यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ही जो होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये बेसिकली दोनों मेथड क्या थे, इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, या ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड। तो इंटीग्रल वर्सेस डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंटीग्रल वर्सेस डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो दोनों के बीच स्लाइट कंपैरिजन है कि कब इंटीग्रल मेथड यूज़ करेंगे, कब डिफरेंशियल मेथड यूज़ करेंगे। बेसिकली डिफरेंशियल मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको यूजुअली नहीं यूज़ करते हम लोग। जब तक इंटीग्रल मेथड यूज़ करेंगे, अगर इंटीग्रल मेथड अपना फेल हो जाता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता तो डिफरेंशियल मेथड यूज़ किया जाता है। तो पहला जो पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल, इस एक तरफ इंटीग्रल लिख देते हैं, इंटीग्रल है, दूसरी तरफ आपका डिफरेंशियल मेथड है। तो पहला पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक इजी मेथड है, तो इजी टू यूज़, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी टू
यूज़, आपने जस्ट एक ऑर्डर एज्यूम किया, उसके बाद आपने डेटा फिटिंग कर दी, बस इतना ही है। और जो दूसरा है डिफरेंशियल मेथड है वो इतना इजी नहीं है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू इंटीग्रेटेड मेथड, क्योंकि आपको उसमें पहले कर्व बनाना पड़ेगा, फिर स्लोप निकालना पड़ेगा, तो डिफ़िकल्ट मेथड है। डिफ़िकल्ट की बजाय इसको कॉम्प्लिकेटेड लिखें बेटर है, और टाइम कंज्यूमिंग है इसमें, इट टेक्स मोर टाइम कंज्यूमिंग। दो जो पहला बेसिक डिफरेंस आया कि ये जो इंटीग्रल मेथड है इजी टू यूज़ है, कि इसमें जिससे हमको कुछ नहीं करना है, एक ऑर्डर एज्यूम करना है, एक रेट एक्सप्रेशन एज्यूम करनी है, उसके बाद फिर हम लोग को जस्ट एक इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसमें डेटा फिटिंग करनी है। दूसरा इसमें ये क्या है कि डिफ़िकल्ट होता है। तो ये कौन से रिएक्शंस के लिए यूज़ होता है, तो ये यूजुअली जो होता है इसका एप्लीकेशन होता है सिंपल रेट एक्सप्रेशन के लिए होता है। सिंपल रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ये, यूज़ फॉर सिंपल रेट इक्वेशन या एक्सप्रेशन। उसमें ज़्यादातर ये जो रिज़ल्ट देता है वो सही रहता है इसका रिज़ल्ट, लेकिन ये जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस जो होंगी, कॉम्प्लिकेटेड अगर आपका रेट एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाला मेथड डिफरेंशियल मेथड, तो यूज़ फॉर कॉम्प्लिकेटेड रेट एक्सप्रेशन, कॉम्प्लिकेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल, ये मेथड भी सिंपल है, और जो सिंपल रेट एक्सप्रेशंस होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें एक इशू ये है कि ये जो डेटा है अपना इंटीग्रल वाला जो मेथड है, जो डेटा बहुत स्कैटर्ड है, मतलब बहुत प्रॉपर नहीं है, तो वो स्कैटर्ड डेटा है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें जो है, जैसे एक वैल्यू मान लीजिए आपने लिया टाइम टी पे, मान लीजिए 10 मोल्स बचे थे, फिर उसके बाद फिर अचानक से आपके 5 मोल्स बचे, फिर आपने फिर टाइम पे लिया तो 4 मोल बचे, फिर आपने लिया तो 2 मोल बचे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आपका जो डेटा सेट है। तो वहाँ पे जो है ये इस इंटीग्रल मेथड ज़्यादा बेस्ट है। तो कैन बी यूज, ये इंटीग्रल मेथड कैन बी यूज फॉर scattered set of data, can be used when scattered data are available, scattered data are available। स्कैटर डेटा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे आपने टाइम लेना स्टार्ट किया, पहली रीडिंग आपने ली टाइम पे तो आपका मोल्स आए कुछ, लेकिन दूसरी रीडिंग ली तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, पहले 100 मोल्स था, दूसरी बार आपने 50 मोल, लेकिन जो तीसरी रीडिंग आपने ली फिर आया 48 मोल्स, फिर आपने चौथी रीडिंग ली तो फिर काफ़ी वेरिएशन आ गया, फिर मतलब स्कैटर डेटा है, कोई पैटर्न नहीं है डेटा में। लेकिन जो आपको डिफरेंशियल मेथड यूज़ होगा तो वो कहाँ पे यूज़ करेगा हम लोग, यहाँ पे पहली बात तो क्या होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए डेटा में, और मोर एक्यूरेट डेटा सेट आपका अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे और लार्ज नंबर ऑफ, मोर एक्यूरेट एंड लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट चाहिए, इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, तब हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। पता चला कि हमारे पास सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसमें जो है ये अगर मेथड यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि हम लोग को गलत ही कंक्लूजन पे निकलेंगे। तो इंटीग्रल मेथड जो है ना बहुत मतलब लिमिट, ये जो इंटीग्रल मेथड है वो कुछ जो है ना स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है सारी, इसमें मतलब हम लोग को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि सारे टाइप पे यूज़ नहीं किया जा सकता, जबकि जो ये डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम लोग ये डिफरेंट सेट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डेटा जो रेट एक्सप्रेशन डेवलप भी कर सकते हैं इससे, तो इट कैन बी यूज टू डेवलप रेट एक्सप्रेशन, डेवलप रेट एक्सप्रेशन। लेकिन जो इंटीग्रल मेथड है वो उससे हम लोग क्या करते हैं, रेट एक्सप्रेशन कभी डेवलप नहीं कर पाते हैं, हम लोग जस्ट
फिटिंग करते हैं हम लोग. इट इज़ यूज्ड for testing or fitting of the data, testing or fitting of the data, fitting of data points. तो मतलब इंटीग्रल मेथड जो है उससे हम लोग जो है रेट एक्सप्रेशन को डेवलप नहीं कर पाते स्टार्टिंग से, उसमें हम लोग जस्ट अज्यूम करके फिट करते हैं. लेकिन जो डिफरेंशियल मेथड है उससे हम लोग क्या करते हैं कि वो रेट एक्सप्रेशन हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसका एनालिसिस करते हैं. तो ये बेसिक मेजर डिफरेंसेस थे आपके दोनों मेथड्स में. तो आज हम लोगों ने इंटीग्रल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ा, डिफरेंशियल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ा और उसके बीच मेजर डिफरेंसेस क्या थे. जनरल प्रोसीजर्स अभी हमने पढ़े हैं. जब अभी इसके बाद जो और 2 मेथड्स अपने बचे हुए हैं, जो 2 या 3 मेथड्स बचे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. तो वहाँ पे रियल प्रॉब्लम्स जब आएंगी तब हमें समझ में आएगा कि वो मेथड्स कैसे किए जाते हैं. यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो करने हैं बस उसके बारे में यहाँ पे आज डिस्कशन हमने किया है.